स्वागत है आपका प्रोफेसर अरुण कुमार जी, नई परख के मंच पर एक बार फिर। पिछली बार जब मैंने आपके साथ बातचीत की थी, तब से अब तक राजनीति की गंगा जमुना बहुत ज़्यादा में पानी बहुत ज़्यादा बह चुका है। जब हम लोगों ने बातचीत की थी, तब संभावनाएँ थीं और अब वो संभावनाएँ एक तरह से देखा जाए तो धरती पे उतर चुकी हैं। आपको ध्यान होगा प्रोफेसर साहब कि मैं अक्सर आपसे बातचीत करते समय एक सवाल पूछता था कि जब अ, असंगठित क्षेत्र की इतनी बुरी हालत हो गई है, अर्थव्यवस्था इतनी खराब हालत में है, गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, महँगाई बढ़ती जा रही है और देश की अर्थव्यवस्था कहीं नहीं जा रही है, तब आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है? तो आप हमेशा कहते थे कि भाई आवाज़ उठवाने गोलबंदी करनी पड़ती है जनता की। ये राजनीतिक दलों का काम है, विपक्षी दलों का काम है, गोलबंदी करनी पड़ती है, इन्हें करना चाहिए। तो पहली बात तो ये मैं आपसे आपकी राय जानूँगा कि पिछले दिनों जो 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुआ और उसके बाद उसकी सारे देश में प्रतिक्रियाएँ हुईं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा भी हुआ। तो आप क्या मानते हैं ये राजनीतिक दलों द्वारा की गई गोलबंदी का परिणाम है या ये एक स्वतः स्फूर्त जन कार्रवाई का परिणाम है? पहला सवाल तो ये है, आपकी निगाह क्या कहती है? जी हाँ। आप अन्य राजनीतिक समीक्षकों ऐसे नहीं हैं। दूसरी बात, एक जगह आपने लिखा भी है, शायद वायर में लिखा है आपने जी हाँ। कि अ, जो अ, जेन ज़ी को अपने आंदोलन को अभी स्थगित नहीं करना चाहिए था। अगर वो आंदोलन करते रहते और उसके ऊपर दबाव डालते रहते, तो शायद वो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर पाने में ज़्यादा कामयाब होते। मैं चाहता हूँ इन दोनों बातों को मिला के आप एक विस्तृत उत्तर दें, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी। जी हाँ। धन्यवाद। तो आपने सही कहा, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने गोलबंदी नहीं की थी। हुँ, ये तो एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स रहा, हुँ, जो जेन ज़ी का ही नहीं था। मेरा मानना है कि जो लोग परेशान थे, हुँ, शिक्षा में जो परेशानी है, बेरोज़गारी की परेशानी है, हुँ, तो ये जेन ज़ी से भी बड़ा है। हुँ, जेन ज़ी नहीं है, पर हाँ, जेन ज़ी ने मोबिलाइज़ किया, उसके साथ बाकी लोग जुड़े। हुँ, और वजह उसकी ये है कि हमारे जो शासक वर्ग है, उसने एक तरह से बहुत ही बेरुचि, बहुत ही कहा जाए तो जिसको कहा जाए कि एक डेरोगेटरी फॉर्म में उनको ट्रीट किया। तो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने कॉकरोच कह के एक तरह से उकसाया हुँ, इस तबके को, जो ऑलरेडी बहुत ही परेशान है, हुँ, और उसको कहा कि वो कॉकरोच की तरह है जो बेरोजगार हैं। हुँ, तो ये इससे एक काफ़ी रोष पैदा हुआ, क्योंकि जो डिप्रेस थे हमारे जो असंगठित क्षेत्र के जो नौजवान लोग हैं, वो उससे काफ़ी पीड़ित हुए और एक ट्रिगर मिला, जबकि दीपके ने एक कॉकरोच जनता पार्टी का अनाउंसमेंट किया, और आपने देखा कि 3 दिन के अंदर उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े, जो कि मतलब कि बीजेपी के साथ जितने जुड़े हैं उससे भी ज़्यादा संख्या हो गई। तो वो दिखा रहा है कि जो परेशानी थी, वो परेशानी लोगों ने जाहिर की उस से जुड़ के। उसके बाद जब ये इन्होंने दीप के वापस आए, उन्होंने वहाँ पे धरना वगैरह दिया, जंतर मंतर पे मूवमेंट स्टार्ट किया, तो पहले 1-2 दिन तो लोग आए, लेकिन उसके बाद लोग बहुत कम हो गए थे। तो सरकार को लगा कि शायद ये मूवमेंट ज़्यादा चलेगा नहीं। तो ये नहीं उनको समझ में आया कि जो ये जनरेशन है, वो व्हाट्सएप पे ज़्यादा रहती है, वो इतना खुल के मैदान में नहीं आती है, वो व्हाट्सएप पे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये जो कम हुए लोग, उसका मतलब ये नहीं कि परेशानी नहीं थी, या उसका मतलब ये नहीं था कि वो लोग जुड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे सरकार की एक चूक हुई, और उन्होंने कोई भी डायलॉग नहीं एस्टैब्लिश किया। उनको लगा कि धीरे-धीरे ये खत्म हो जाएगा। बहुत और लोगों को भी ये लगा कि शायद धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। लेकिन सोनम वांगचुक ने जो वहाँ पे उनका साथ दिया, उससे एक जागृति आई, और एक ये भी हुआ कि लोगों को लगा कि हाँ, इस मूवमेंट में कुछ चल रहा है। और जब सोनम वांगचुक को उठाया वहाँ से, तो उस पे बहुत गुस्सा हुआ कि जो ये जनरेशन है, इसको लगा कि ये जाती हो रही है, और इसलिए ये खुल के सामने आने लगे। और फिर जब कॉल दिया कि हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, तो उसके साथ फिर लोग आए कि ये कॉल फॉर पार्लियामेंट। तो इन सब के पीछे वजह ये है
कि हमारे देश में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और बेरोज़गारी के साथ-साथ जो बच्चों को काम नहीं मिल रहा है, जिनकी डिग्री है, डिग्री के मुताबिक काम नहीं मिल रहा है। यानी कि जैसे पियोन की नौकरी 360 उत्तर प्रदेश में निकली 2016-17 में, तो उसके लिए 23 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, जिसमें 380 पीएचडी थे, 2 लाख बीटेक, एमटेक, बीकॉम, एमकॉम। आपने एमटेक भी कर लिया, एमकॉम भी कर लिया, और आप पियोन की नौकरी करने को तैयार हैं। उसी तरह रेलवे की 35,000 नौकरी 2019 में निकली, तो 1.25 करोड़ बच्चों ने उसके लिए अप्लाई किया। तो ये दिखा रहा है कि ये जो मतलब जो छोटी मोटी नौकरी भी इसलिए करने को तैयार है क्योंकि नौकरियां हैं ही नहीं, और बहुत सारा जो यूथ है वो एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मतलब जाता है। कोई जो रिक्शा चला रहा है, कोई जो खोमचा कर रहा है, कोई बस स्टैंड पे चना बेच रहा है, तो काम नहीं उपलब्ध हो रहा है। और इसीलिए जो सरकार के आंकड़े हैं बेरोजगारी के, वो सही पिक्चर नहीं दिखाते हैं। तो सही पिक्चर तो ये है कि अगर वो बेचारा रिक्शा चला भी रहा है तो 12 घंटे खड़े होने पे उसको 2-3 घंटे का काम मिलता है, और अगर वो खोमचा कर रहा है तो उसकी आमदनी नहीं हो रही है खास, और फिर पुलिस वाले आके हफ्ता ले लेते हैं और उससे फिर उसकी आमदनी और भी कम हो जाती है। तो ये जो सिस्टम है उसमें जो गरीब बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, या जिनको परेशानी है, जिनको काम नहीं मिल रहा अपनी डिग्री के मुताबिक, उनमें फ्रस्ट्रेशन बहुत है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये और भी उबल पड़ा जब बच्चों ने देखा कि एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं। और क्वेश्चन पेपर लीकेज का मतलब है कि आप जितनी भी मर्जी मेहनत कर लीजिए पर आपके नंबर नहीं आएंगे, और जिसके पास पैसा है, जो क्वेश्चन पेपर खरीद सकता है, वो चाहे मेहनत ना भी करे तो वो जो क्वेश्चन पेपर के जरिए वो जो अपना वहाँ पे इम्तहान में अच्छे नंबर लेके और एक अच्छे उसमें कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लेगा। तो यानी कि जो कंपटीशन है वो फेयर नहीं है। तो जो ये चीटिंग हुआ है और जो क्वेश्चन पेपर लीकेज है, इसका भी जो लोगों के दिमाग में है, और ये अभी नहीं है, ये आप देखें तो काफ़ी सालों से है। हम लोग जो 2022 में जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट जारी की थी, उसमें मैंने 2 बच्चों से कहा था कि वो इसमें लिखें कि आज यूथ की क्या समस्या है, तो उन्होंने भी यही कहा कि ढेर सारे क्वेश्चन पेपर्स लीक आउट हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि बड़े बड़े नीट और ये सब हो रहे हैं। मैंने टीवी पे सुना जो ओपन स्कूल के जो चेयरमैन हैं वो बता रहे थे कि सारे के सारे इम्तहानों में लीकेज होता है, सारे के सारे इम्तहानों में चीटिंग होती है। यानी कि जो अभी एक्सपोज हुए हैं नीट वगैरह, उसके अलावा भी बात की जैसे सीयूईटी है या बाकी और जो इम्तहान है, सब में उनका कहना है कि सब जगह लीकेज है, सब जगह ये क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है, चीटिंग चलती है वगैरह वगैरह। तो यानी कि जो बच्चे हैं उनको लगता है कि जो फेयर जो होना चाहिए, जो उनके मेहनत का जो उनको फल मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो एक तरह से परेशानी बहुत ज़्यादा है और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। यानी कि कई चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। शिक्षा जुड़ा हुआ है, फिर इसके साथ जो हमारा बेरोजगारी जुड़ा हुआ है, फिर शिक्षा में जो चीटिंग वगैरह है, हमारे देश में काले धन की अर्थव्यवस्था जो तेज़ है, उसके चलते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आपने देखा कि गड़बड़ियाँ होती हैं। वो सिर्फ फेक डिग्री सर्टिफिकेट हो, वो चाहे लीकेज हो, वो चाहे किस तरह से एडमिशन होता है, किस तरह से जब पढ़ाई में ट्यूशन करना पड़ता है, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो सारी की सारी जो परेशानियां हैं वो बहुत तरह की हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये कोई जो हमारी समस्या है, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे शिक्षा की हो, ये एक मैक्रो सिचुएशन है। यानी कि इसका मैक्रो से लिंक है, वो सिर्फ शिक्षा में समाधान नहीं है उसका, या वो सिर्फ आप कुछ थोड़ा बहुत रोजगार दे दें उसमें नहीं है। क्योंकि रोजगार के लिए आपका टेक्नोलॉजी से भी जो संबंध है, आपका सरकार की नीतियों से संबंध है। सरकार आज कह रही है कि हम असंगठित क्षेत्र को संगठित कर देंगे, पर रोजगार तो असंगठित क्षेत्र में 94%, या संगठित क्षेत्र में तो 6% है, और असंगठित क्षेत्र को आप संगठित नहीं बना सकते, आप उसको सिर्फ किल कर सकते हैं। तो यानी कि जो डिमांड थी जो सीजेपी की, वो थी कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो जाए, या कुछ मतलब जो बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया उनको मुआवजा मिल जाए, या केसेस विड्रॉ हो जाए। तो उससे शिक्षा में रिफॉर्म नहीं आने वाला है। उससे जो जरूरत है कि बेरोजगारी की समस्या से हम जूझें, उसके लिए हमें डेवलपमेंट पैराडाइम को चेंज करना है। शिक्षा को बदलने के लिए हमें जो प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन हो रहा है उस पर हमें जो बदलाव चाहिए, क्योंकि जितना ही प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन है वो आज की करप्शन की स्थिति में वहाँ पे वो गड़बड़ी करेंगे। क्योंकि उनको जब स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना है तो वो दिखाना चाहेंगे कि जो टॉप 100 है उसमें से 20 हमारे हैं, या 30 हमारे हैं, या 50 हैं। तो उनमें जो टेंडेंसी रहेगी कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए, वो चीटिंग करवा लें, इस तरह की जो चीज़ें। तो जो जितना प्राइवेटाइजेशन बढ़ा है,
उसके हिसाब से चीटिंग और ये क्वेश्चन पेपर लीकेज वगैरह भी बढ़ा है। तो ये प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार की जो नीति है, जो आपने देखा नई जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, उसमें भी है, वो प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। और प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक सेक्टर के जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, उनकी हालत को जो है खराब कर दें। जैसे कि हमारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, उनमें फंड्स ना देके और वहाँ पे गलत सलत अपॉइंटमेंट करके उनकी जो साख है उसको खत्म कर दें, जिससे कि लोग फिर जो प्राइवेट सेक्टर में जाना शुरू करें। अगर आपको जेएनयू में 24 रुपये प्रति माह पे अगर आपको पीएचडी करने को जो संभव है, तो फिर आप जो अशोका में या जिंदल में आप 5 लाख या 10 लाख या 15 लाख क्यों देंगे? तो इसलिए मेरा मानना है कि जब तक कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज की इमेज नहीं खराब होती, तब तक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं तब पनपेंगी, प्राइवेट कॉलेजेस नहीं पनपेंगे। और ये हमने 60s और 70s में स्कूल्स में देखा। स्कूल्स की भी हालत इसी तरह खराब की गई, पब्लिक स्कूल्स की, जिससे कि लोग प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में जाएं। तो ये जो सारा का सारा जो एक माहौल बिल्ड हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये शिक्षा और जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, वो एक कहा जाए तो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनको ये नहीं पता कि वो शिक्षा से उनके बच्चों को क्या मिलेगा, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जानते हैं कि ये क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन वो बेवकूफ़ बना लेते हैं, क्योंकि कोई तरीका नहीं है कि आप शिक्षा को और स्वास्थ्य को वैल्यू कर पाएँ कि उसकी क्या वैल्यू है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो रही हैं, और इसीलिए जो परेशानी है, तो ये ओवरऑल पॉलिसी से निर्भर करता है कि क्या हम पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ को ज़्यादा बढ़ावा देंगे, हमारे बजट में उसके प्रति प्रावधान करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी बजट आता है तो हम देखते हैं कि जो अनाउंसमेंट हो जाते हैं पर वो खर्चा नहीं होता, तो रियल टर्म में कटौती हो जाती है। और जब इसमें सर एक बीच में टोक रहा हूं, माफ कीजिए, वो तो बहुत सुंदर विश्लेषण आप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल रहा है विकास का या शिक्षा का, सभी का, या आप कहिए नेशन बिल्डिंग का जो मॉडल रहा है, उस मॉडल के तहत ये लोग जानते थे कि ये रोजगार नहीं दे पाएंगे। इन लोगों को पहले से पता था कि रोजगार देना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उनको रोजगार देने लायक इनकी नीतियां ही नहीं थी। ये खुद ही पता था कि हमारी नीतियां बेरोजगारी बढ़ाने वाली हैं, रोजगार देने वाली नहीं। इसलिए इन्होंने न्यू इंडिया का एक कंसेप्ट निकाला, न्यू इंडिया का। और न्यू इंडिया के तहत जो न्यू इंडिया मानते थे उसे शपथ एक दिलवाई जाती थी उसे, और शपथ में उनसे कहा जाता था कि वो सरकार से रोजगार नहीं मांगेंगे, सरकार काम रोजगार देना नहीं है। वो आप न्यू इंडिया के अच्छे नागरिक तभी बन पाएंगे जब आप क्या सरकार से रोजगार मांगना बंद कर देंगे और आप स्वरोजगार की तरफ जाएंगे। उसके लिए स्किल मिनिस्ट्री खोली गई, कौशल विकास मंत्रालय खोले गए, और लोगों को पढ़ाया गया कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार है। और ये बात अभी तक जारी है। अभी मोहन भागवत ने जो अपना तथाकथित जैन जी के साथ संवाद किया, उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये एक पान की दुकान लगाने वाला जो है उसने कितना 27 लाख रुपया कमा लिया उसने। फिर से उन्होंने एक ऐसे ही उदाहरण दिया। तो आपने शुरू से कह रहे हैं आप डिग्री के मुताबिक रोजगार मिलना चाहिए। तो डिग्री हम हासिल करते हैं तो हम अपने भविष्य की एक कल्पना के साथ हासिल करते हैं कि हम ऐसा जीवन गुजारेंगे। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इसलिए नहीं पढ़ रहे होते हैं कि हम पकौड़े तलेंगे या पान लगाएंगे। हो सकता है कि एक इंजीनियर की आमदनी एक सफल पान वाले की आमदनी से कम होती है। चौराहों पर जो लोग पान बेचते हैं उनकी दुकानें जब कामयाब हो जाती हैं तो वो लाखों रुपया प्रति महीने कमाते हैं। तो या मान लो एक आदमी एक पुलाव बेच रहा है, वो आता है, या कचौड़ियाँ बेच रहा है एक आदमी, उसकी कचौड़ियाँ अगर मशहूर हैं तो 5-7 घंटे में इतना पैसा कमा लेता है जो कि एक पीएचडी नहीं कमा सकता, एक लेक्चरर नहीं कमा सकता। लेकिन इसका मतलब तो ना कि सब लोग कचौड़ी बेचने के धंधे में लोगों को संतोष प्राप्त हो जाए। ये सरकार तो चल ही इस डगर पे रही थी, ये सरकार इस डगर पे चल ही रही थी, और उसके दुष्परिणाम इस सरकार के सामने हैं। मतलब ये जरूर है, सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि दुष्परिणाम इस तरीके से सामने आएंगे जिस तरीके से सामने आए। जी हाँ, तो आपकी बात सही है कि अभी जो हमारा पब्लिक सेक्टर जिसको हम कहते हैं, उसमें हमारी सरकार हो गई, सेंटर, स्टेट, लोकल बॉडी, और जो पब्लिक सेक्टर के जो प्रोडक्शन यूनिट है, उनमें कुल मिला के 3% लोगों को रोजगार मिलता है। 97% तो प्राइवेट सेक्टर ही रोजगार है। उसमें कृषि बहुत बड़ा है, जहाँ पे कि आज 42-43% जो वर्कर हैं वो कृषि में हैं। फिर जो हमारा असंगठित क्षेत्र है, जो नॉन एग्रीकल्चर है, उसमें अगर आप देख लें तो उसमें भी करीब जो है 48-50% के करीब लोग हैं, है ना। तो यानी कि ये जो काम मिल रहा है वो असंगठित क्षेत्र में ही मिल रहा है,
और वहाँ पे बहुत ही न्यूनतम आमदनी पे ही काम मिलेगा। तो सरकार की जो नीति रही है, वो नीति रही है कि हम संगठित क्षेत्र को प्रमोट करेंगे। इसीलिए वो बार-बार कहते हैं कि हम असंगठित को भी संगठित बना देंगे, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि जो माइक्रो सेक्टर का यूनिट है जिसमें 1.7 लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे आप उसको संगठित नहीं बना सकते। वो क्या तो मार्केटिंग करेगा, क्या फाइनेंस करेगा, क्या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेगा। उसी तरह किसानी में जहाँ पे कि 43% करीब जो लोग काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, तो वहाँ पे भी 5 एकड़ से कम के 85% फार्म्स हैं सब मिला के। उसमें आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ के फार्म है, तो वो भी संगठित नहीं हो सकते। तो सरकार की जो नीति रही है वो एकदम गलत रही है, क्योंकि सरकार का काम है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें रोजगार पैदा हो। ये बात सही है कि पब्लिक सेक्टर में आप 3% को 4% कर देंगे, 5% कर देंगे, 6% कर देंगे, लेकिन 94% को कहाँ पे आप काम देंगे, ये एक कंडीशन क्रिएट करने का है। और सरकार ने जो नीतियां अपनाई हैं उसमें ये जो एक कंडीशन रही कि भाई हम जो मास जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देंगे, उसकी तरफ उनकी नीति नहीं रही है। वो क्रोनी कैपिटलिज्म उन्होंने अपनाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो उनके फेवरेट्स हैं उन्हीं को प्रमोट करेंगे। तो यानी कि कैपिटलिज्म का क्राइसिस है, क्योंकि जो क्रोनी कैपिटलिज्म है उससे कैपिटलिज्म ढंग से चल नहीं सकता, क्योंकि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो होगी नहीं। तो जो क्रोनीज है उनको सब मिल जाएगा, और जो क्रोनीज नहीं है उनसे छिन जाएगा। तो इसीलिए देश से जो नॉन क्रोनीज है वो देश छोड़ के जा रहे हैं। तो आपने देखा कि जो पिछले 10-12 साल में करीब 50,000 अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल देश छोड़ के चले गए 2.5 लाख में से। तो ये इसीलिए मेरा मानना है कि इनका जो मॉडल रहा है वही गलत रहा है। वो गलत मॉडल की वजह से डिमोनेटाइजेशन किया, उसी की वजह से इन्होंने गलत जीएसटी लागू कर दिया, इसी की वजह से जो सडन लॉकडाउन हो गया पैंडेमिक के दौरान, जिसमें कि असंगठित क्षेत्र बिल्कुल असहाय हो गया, वो शहर से गांव की तरफ पलायन किया। तो मेरा मानना है कि ये बहुत, क्योंकि ये ऑटोक्रेटिक रिजीम है, ये डिस्कशन नहीं करती, ये जो चारों तरफ से राय नहीं लेती, समझती है इसको सब कुछ पता है, और इसको लगा कि हम पॉलिटिकली जीत जाएंगे, क्योंकि हम जो हमारी पॉलिटिक्स है वो देश में जो एक्सेप्टेबल है, हिंदुआइजेशन जो हम कर रहे हैं उसके आधार पे हम वोट लेते रहेंगे, हम डिवाइड एंड रूल कर लेंगे, है ना, हम लोगों को बांट देंगे और एक बड़ा तबका हमारे साथ आ जाएगा। तो इनकी जो समझ थी कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलेगी, वो मेरा मानना है वो इनकी समझ ही गलत थी। और तो ये बताइए कि ये अब आपने जो लिखा कि जेन ज़ी को अपना आंदोलन स्थगित नहीं करना चाहिए था। जी हाँ। अच्छा, लेकिन कोई भी आंदोलन लगातार एक ही गति और एक ही वेग से तो चलाया नहीं जा सकता है। जी हाँ। उनकी आंदोलन की मुख्य मांग ये थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। जी हाँ। अब वो इस्तीफा हो गया। कुछ शर्तें रखी उन्होंने, और वो शर्तें भी सरकार ने मान ली, हालांकि उनसे कुछ शर्तें पूरी नहीं की सरकार ने, लेकिन मान तो ली उनसे शर्तें कि हम 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दे देंगे, हम कोई मुकदमा नहीं लगाएंगे, हालांकि एक भी शर्त अभी तक नहीं मानी गई। जी हाँ। तो उस वक्त इसके अलावा इनके सामने चारा क्या था? नहीं, इसीलिए मेरा मानना है कि शुरू से ही इनकी डिमांड होनी चाहिए थी, सिर्फ शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन नहीं, एक एजुकेशन कमीशन होना चाहिए। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर लीकेज की जो समस्या है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, वो एक वाइडर चीज है, वो सिर्फ एक इस्तीफा ले लेने से नहीं सॉल्व होने वाली है। इस्तीफा तो दे दिया, एक दूसरा व्यक्ति आ गया जो उसी नीति को आगे करेगा, प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन और कंट्रोल, जो मतलब जो रूलिंग क्लास है उसके लोग हर जगह भरे जाएं, वो उसी को नीति को। तो इसमें कोई बदलाव सिर्फ आदमी के जो एजुकेशन मिनिस्टर के बदल जाने से कोई एजुकेशन सिस्टम में बदलाव नहीं आने वाला। तो उसके लिए डिमांड ही मेरा मानना है कि शुरू से ये सही नहीं थी कि एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हो जाए। उसके साथ साथ इनको कहना चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन तो हो, लेकिन एक रिफॉर्म होना चाहिए शिक्षा में, जो प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से एग्जाम क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें बदलाव आए। उसमें कैसे बदलाव आएगा? जब हम पब्लिक सेक्टर की एजुकेशन पे जो ध्यान देंगे, जब हम पब्लिक सेक्टर का जो एजुकेशन प्रमोट करने का वो बीड़ा उठाएंगे। अब जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया के देश है, मलेशिया वगैरह, उन्होंने 10% जीडीपी का जो एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन पे खर्च करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ तो हमने कभी 3.8%, 4% से ज्यादा नहीं खर्च किया, और उसमें भी अब कटौती हो गई है। तो कटौती होने का मतलब है कि पब्लिक एजुकेशन डिक्लाइन पे है, प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन ही बढ़ेगा। तो अगर ये समझ ये होती कि हमको शिक्षा और रोजगार, इन दोनों को साथ को जोड़ के अपना मूवमेंट चलाना है, तो फिर एक डिमांड कुछ और होती। सिर्फ ये लिमिटेड डिमांड नहीं होती कि हम
एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लेंगे। हम्म। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लेने का मतलब है अकाउंटेबिलिटी। तो ये बात तो सही है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कोई भी मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर उसके तहत ये सब गड़बड़ी हो रही है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन अकाउंटेबिलिटी को एस्टैब्लिश कैसे किया जाएगा, जो दूसरा व्यक्ति आएगा वो कैसे अकाउंटेबल होगा? वो तो तभी अकाउंटेबल होगा जबकि नीतियां सही होंगी। अगर नीतियां सही नहीं होंगी तो जो एक परेशानी बच्चों की है, बेरोजगारी की है, या जब उनको सही काम नहीं मिल रहा है, या उनका जो क्वेश्चन पेपर लीकेज से उनकी परेशानी बढ़ जाती है, वो चीज़ें तो समाधान उसका नहीं होने वाला। क्योंकि आप जिस भी मिनिस्टर को लाएंगे इस रिजीम में, वो तो यही एजेंडा आगे करेगा। तो जो बेसिक चेंज आना चाहिए, वो बेसिक चेंज उनको डिमांड साथ में रखनी चाहिए थी। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अब तो उन्होंने लिमिटेड डिमांड रखी थी, तो लिमिटेड डिमांड जब फुलफिल हो गई तो वो आगे नहीं बढ़ा पाए। तो मेरा मानना है कि शुरू से ही उन्होंने जो डिमांड रखी इस तरह की डिमांड जो है शिक्षा नीति के प्रश्न को राहुल गांधी उठा रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी, ये बात सही है कि ये आंदोलन राहुल गांधी ने शुरू नहीं किया था, और मैं समझता हूँ राहुल गांधी ने ये बुद्धिमानी की कि उन्होंने आगे बढ़कर इस आंदोलन का नेतृत्व भी ग्रहण करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उन्हीं ताकतों को उसका नेतृत्व करने दिया जो ताकतें आंदोलन उन्होंने चलाया था। तो गेंद उन ताकतों के पाले में रही। तो उसमें जैसा कि हमारे मित्र विनोद शर्मा कहना है कि इस आंदोलन के दौरान कुछ एंटीबॉडीज भी इसमें आ गए थे। उन एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर क्या था, कंपोजिशन क्या था, ये अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। जी हाँ, इसके बावजूद राहुल गांधी ने कहा ठीक है, आप ही निपटिए एंटीबॉडीज से, हाँ, आप चलाइए इस आंदोलन को, हम बाहर से खड़े होकर इसको समर्थन देंगे। राहुल गांधी की इस नीति का मैं समर्थक हूँ। जी हाँ, उन्होंने ठीक किया। और राहुल गांधी वो जो अपने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए और दूसरे कार्यक्रमों के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करने के जरिए और दूसरे तरीकों से वो शिक्षा के प्रश्न को बड़े फलक के ऊपर लगातार रख रहे हैं, और वो उससे फौरी होने वाला राजनीतिक फायदा उठाने की बजाय उससे दूरगामी लाभ उठाने जी का हाँ, इरादा उनका है। अच्छा, अब इसमें एक बात ये हो सकती है कि जो काकरोच हैं, या मान लीजिए ये जो जेनजी हैं, ये लोग अपने आंदोलन का जो अगला चरण हो, उस अगले चरण में शिक्षा के प्रश्न को इस तरीके से सामने रखें जिस तरीके से आप सामने रख रहे हैं। जी जी हाँ, मेरा मानना है कि वो लोग भी मैच्योर करेंगे, क्योंकि उनको भी अब लग गया है कि जो कंडीशन सरकार ने कहा था मानेंगे, वो अभी तक सिवा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के बाकी तो कहीं ना कहीं वो हेर फेर कर रहे हैं। आपने देखा अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अब जो वो जारी कर दिया है कि पीएचडी स्टूडेंट्स को जो कहाँ रहना है, कैसे करना है, सब मतलब जो सारे स्टूडेंट्स के ऊपर एक तरह से यूनिवर्सिटीज़ हावी हो रही हैं। जो ऑटोनॉमी होनी चाहिए, जो एक खुली छूट होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में, वो खुली छूट खत्म होती जा रही है। तो यानी कि ये तो सबको दिख रहा है, और सीजेपी को भी दिख रहा होगा कि जो सरकार कह रही थी वो नहीं कर रही है। तो उनको बड़ा सोच के, एक विमर्श करके, उनको अपनी जो नई डिमांड्स हैं उसके ऊपर अब कैंपेन शुरू करना चाहिए। और क्योंकि वो छात्रों से जुड़े हुए हैं तो वो कैंपेन उनके लिए चलाना ज़्यादा आसान होगा। कांग्रेस पार्टी का तो ये है कि 1991 के बाद जो उन्होंने नीतियां अपनाई थी वो भी कॉमर्शलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की तरफ थी। बहुत बड़े स्केल पे कॉमर्शलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन वगैरह शुरू हुआ। पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जो हश्र हुआ है वो उसी समय से शुरू हो गया था, क्योंकि जब फंडिंग वगैरह काट दी गई, आपने देखा बहुत बड़े स्केल पे एडहॉक टीचर्स, पार्ट टाइम टीचर्स, गेस्ट टीचर्स से काम चलाया जा रहा था, जो एक संभव नहीं है कि आप जो अच्छी शिक्षा दे पाएंगे इस प्रकार से। तो शिक्षा का जो हश्र हुआ वो 1991 के बाद से ही शुरू हो गया था। इसलिए एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस भी एक पार्टली इसका जो उत्तरदायित्व उनको होता है कि जो गलत ये हुए, जो कोचिंग वगैरह इतना बढ़ा, ये सारा उनकी नीतियों की वजह से हुआ। तो इसलिए जो राहुल गांधी अभी कर रहे हैं वो बाहर से लोगों के बीच में सपोर्ट जो गैदर कर रहे हैं, पर उनको भी एक वाइडर फ्रेमवर्क लेना पड़ेगा शिक्षा का और रोजगार का। तो यानी कि जो हमारी नीतियां रही हैं 1991 के बाद, उसके बिल्कुल विपरीत उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी भी तभी से ज़्यादा बढ़ती चली गई है। और ऐसा नहीं कि बेरोजगारी पहले नहीं थी, लेकिन जो 1991 के बाद जो नीतियां आई उसमें गैर बराबरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, तो हम लोग 1991 से ही कह रहे थे कि इसका असर होगा, कि अर्थव्यवस्था में परेशानी आएगी। और जिस प्रकार से टेक्निकल चेंज आया है, जिस प्रकार से अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है, ये समस्या भयंकर रूप से आने वाली है। तो इसलिए हमको तो आज ही सजग होके अपनी नीतियों को बदलना चाहिए। तो उसके लिए दबाव जो सारी ऑपोजिशन को देना चाहिए, क्योंकि वही बच्चों के काम आएगा। अगर ये सिर्फ नहीं हमने बदला
तो आने वाले साल 2 साल में तो समस्या और ज़्यादा भयंकर हो जाएगी। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, जिस प्रकार से वो जो लोगों को डिस्प्लेस कर रही है जगह-जगह, और जिस प्रकार से उसमें एक तरह की मतलब जो कैपेसिटी आ रही है कि वो सारी जो डेमोक्रेसी को भी ओवरटर्न कर सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से फेक न्यूज़ और ये जो सारा कुछ चल रहा है, तो ये एक बड़ा एक मतलब चैलेंज है जिसको कि हमारी सरकार को भी देखना चाहिए। अगर सरकार नहीं देखती तो ऑपोजिशन पार्टीज को तो करना ही चाहिए, और बच्चों को भी उसके साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता है कि किस प्रकार से फेक न्यूज़ चल रहा है, किस प्रकार से, वो तो ज़्यादा सैवी है इस सब में। तो इसलिए उनको भी ये सब देखते हुए एक बड़ा व्यापक कार्यक्रम इनको अपना डेवलप करना चाहिए। और क्योंकि इनकी साख अभी है, बच्चों में इनकी साख है, तो बच्चे इनकी बात मानेंगे। हो सकता है कांग्रेस की साख इतनी ना हो उन बच्चों में, इसलिए उनकी बात ना मानेंगे। तो इसलिए इनको एक प्रोग्राम लेके कि किस प्रकार से रिफॉर्म होगा एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, बाकी जो कृषि में, बाकी चीज़ों में, इसका एक जो व्यापक कार्यक्रम इनको बनाना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आपकी बात में एक इशारा है। इशारा क्या है कि स्पष्ट प्रस्ताव है कि जेन ज़ी को अपने आंदोलन के दूसरे चरणों में किस तरीके से जाना चाहिए, उसका बौद्धिक आधार क्या हो, उसका विमर्शी आधार क्या हो, उसका डिस्कर्सिव बेस किस तरीके से बने। और मैं तो समझता हूँ कि आप जैसी हस्तियों को उन्हें अपने घोषणा पत्र को लिखने में, शिक्षा के प्रति जो घोषणा पत्र है, उसमें आप और आप जैसे अन्य बुद्धिजीवी हैं, वो मिलकर अगर काम करेंगे, तो इनके साथ मिलकर काम करेंगे, तो उन्हें और भी लाभ होगा कि वो अपने आंदोलन को एक मजबूत आधार पर खड़ा कर सकेंगे। एक हम लोगों ने पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी भी ड्राफ्ट की थी, जो एक पीपल्स पार्लियामेंट किया था बेंगलोर में 24 जनवरी को। ये सब चीजें उनके काम आएंगी, मदद करेंगी। तो ये सब मतलब मूवमेंट तो चल रहे हैं, उसके साथ अगर जेनजी वाले जुड़ेंगे कि पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी किस प्रकार की हो, किस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट का जो हमारा जो परेशानी है उसमें कैसे, तो हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट पे भी रिपोर्ट लिखी थी 2022 में, उसमें ये सारी चीजें सुझाई थी। तो ऐसा कुछ उनको एक डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा जिससे उनका एक व्यापक कार्यक्रम आगे चले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।